आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का स्कैनर एजुकेशन पे। आज के इस वीडियो में हम रीडिंग एबिलिटी यानी कि कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स का एक नया पहलू कवर करेंगे जिसको पैराग्राफ कंप्लीशन या फिर पैराफिलर्स के नाम से जाना जाता है। ये वैसे तो हम अक्सर इग्नोर करते हुए चल रहे थे, कोई इसको ध्यान देता नहीं बहुत खास तरीके से, बट रिसेंट में क्या हुआ, टीसीएस ने एक धमाका कर दिया और इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए। अब जो एग्जाम था वो तो प्री लेवल का एग्जामिनेशन था, आसान क्वेश्चंस आए थे, 25-25 सवाल थे आपके इंग्लिश सेक्शन में। बट हम तैयारी तो बड़े एग्जाम की कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं मेंस के लेवल की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरी जिम्मेदारी ऐसी बन रही थी कि मैं थोड़ा सा ऐसा कुछ टॉपिक आपको पढ़ा दूं, थोड़ा सा थ्योरी बता दूं, कुछ प्रैक्टिस करा दूं, थॉट प्रोसेस समझा दूं। यहाँ पे मैंने सोचा कि इस वीडियो के थ्रू आपको ये चीज़ बता दिया जाए। तो इस वीडियो में हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे और थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, और आने वाले दिनों में अगर आपको ज़रूरत महसूस होगी तो हम इसके और प्रैक्टिस सेट भी कवर कर लेंगे, डिपेंडिंग कि आपको नीड कैसी होती है आपके एग्जाम के हिसाब से। आगे बढ़ने से पहले मैं बस आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप पहली बार आए हो हमारे इस चैनल पे, स्कैनर एजुकेशन पे, तो रीडिंग एबिलिटी को हम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर कर रहे हैं। आप एक बार चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट देखोगे, तो आपको जहां भी कमजोरी महसूस हो रही है तो आप जरूर से देख लेना। मेरी ऐसी गारंटी है कि आपको वैल्यू एडिशन जरूर फील होगा मेरे लेक्चर्स के थ्रू। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना डिस्कशन हम लोग। देखो, ये जो पैरा कंप्लीशन या पैरा फिलर से इसका फंडा समझो। ये जो है ये क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट है। क्रिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग जो आप पढ़ते हैं ना, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये टेक्निकली मोटा मोटा जो है क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट आ जाता है। बट इसमें रीडिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, तो अदर अदर फॉर्म में अगर देखोगे तो इसको कॉम्प्रिहेंशन स्किल में भी आप कैटेगराइज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसमें हमारा काम क्या होता है कि हमें एक मिसिंग लाइन भरनी होती है जो भी हमें पैराग्राफ दे दिया जाता है। अब वो क्या हो सकती है, वो या तो एक इनकम्प्लीट लाइन आखिरी में छोड़ दी गई है, मतलब आधी लाइन लिख के दे दी, आधी लाइन आपको भरनी है, या फिर आपको लाइन खत्म कर दी है, पूरा पूरा कंप्लीट सेंटेंस भरना है। इसमें से कुछ भी हो सकता है। अब करना कैसे, हमें पैराग्राफ भरना कैसे है कि वो एक कोहेरेंट और कंप्लीट मैनर में हो, यानी कि कोहेरेंट हो, एक लॉजिकल फ्लो बन रहा हो जो भी आप सेंटेंस पकड़ के आगे बढ़ रहे हो, और पैराग्राफ कंप्लीट सा फील हो कि हाँ अब जो शुरू से अंत तक बात हुई है, अब एक प्रॉपर मैसेज जा रहा है जो कि ऑथर कहना चाह रहा होगा। अब इसमें होता क्या है जनरली कि जो लास्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ है वो मिसिंग होती है, हमें वही करना होता है, वहीं पे पैराग्राफ कंप्लीशन पैराफिलर काम आता है। बट ऐसा हमेशा है नहीं, बीच की कोई लाइन भी गायब कर दी जा सकती है और देखा जाएगा कि आप किस तरह से उसको असेसमेंट करते हो। तो इन जनरल जिस्ट ये है कि ये आपको कहीं भी लाइन गायब कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी अवेलेबिलिटी, कि आप किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो। हर जगह नहीं गायब कर सकते हो, बट कुछ जगह आप बीच में से भी गायब करके एक अच्छा क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो। अब देखो, रही बात स्टेप्स अप्रोचेस की। अब जैसे मैंने पीक्यूआरएस वाले वीडियो में बताया था ना कि अगर स्टेप्स और अप्रोचेस की बात करें हैं तो तमाम, और इत्मीनान से करते जाओ, पढ़ते जाओ, समझते जाओ, तो खत्म नहीं होगा, अनलिमिटेड हो जाएगा। बट अल्टीमेटली क्या आता है, कुछ चीजें पकड़ के आपको रखनी पड़ती है। तो क्योंकि ये थ्योरी वीडियो है तो एक बार जान लो चीजें क्या क्या होती है, बाकी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली आपको इंप्रूवमेंट वही महसूस होता है। जैसे पहला क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द जिस्ट ऑफ द पैसेज। आप उसका सार पकड़ने की कोशिश करो, उसकी समरी पकड़ने की कोशिश करो, उसका क्रक्स थीम पकड़ने की कोशिश करो कि किस तरह की बात कह रहा है, उसके हिसाब से आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। आप एक लॉजिकल फ्लो या चेन ऑफ थॉट पकड़ते हो कि क्या चेन ऑफ थॉट चल रहा है, क्या लॉजिकल फ्लो चल रहा है, और उसको मेंटेन करते हुए आप आखिरी का जो सेंटेंस है उसको पकड़ने की कोशिश करते हो। अब तो लास्ट लाइन है, वो मान लो लास्ट लाइन वाला क्वेश्चन आया है, वो क्या हो सकता है, वो या तो एक कंक्लूजन हो सकता है या तो एक लॉजिकल एक्सटेंशन हो सकता है। कंक्लूजन होगा तो वो पूरे पूरे पैसेज का एक कंक्लूजन होगा आखिरी लाइन, और अगर लॉजिकल एक्सटेंशन है तो अक्सर क्या होता है कि जो सेकंड लास्ट लाइन है, यानी कि जो लाइन आपको ब्लैंक दिया गया है उसके जस्ट पहले वाली लाइन है, एक लॉजिकल एक्सटेंशन उसका फील हो जाता है कि उसी बात को और आगे अच्छी तरह से समझा रहा होता है। तो लास्ट लाइन हो सकता है इन दोनों में से कुछ हो जाए। फिर बात आती है टोन ऑफ द पैसेज की। देखो, टोन के बारे में हमने काफी डेप्थ में डिस्कशन करके रखा हुआ है, चैनल में वीडियो पड़ा है, वो आरसी, इन जनरल आरसी पैसेज जो आता है उसके ऊपर होता है। बट फिर भी टोन तो टोन है, टोन या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी या तो न्यूट्रल होगी। मान लो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक पैसेज है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है चीजों के बारे में, तो वो पॉजिटिव टोन हो गई। ठीक है, नेगेटिव कैसी हो गई, किसी चीज की क्रिटिसाइजिंग हो रहा है, निंदा कर रहा है, तो वो क्या हो गया, नेगेटिव टोन हो गई। और मान लो कोई पैसेज ऐसा है जो काफी इंफॉर्मेटिव है, चीजों के बारे में एनालिसिस बता रहा है, इंफॉर्मेशन बता रहा है, तो वो क्या हो गया, वो न्यूट्रल टोन हो गया। तो बेसिकली टोन थोड़ा असेस करने की हमें कोशिश करनी पड़ती है इस केस में, जैसे कि हम ऑप्शन में एलिमिनेशन करके अपने सही आंसर तक पहुंच पाए। फिर बात आती है स्टाइल या टेक्निक जो है ऑथर का, वो क्या है, इसका मतलब समझो। हम लोग ने एक वीडियो देखा था, उसमें था स्ट्रक्चर ऑफ पैसेज। अब स्ट्रक्चर ऑफ पैसेज क्या होता है कि ऑथर ने कौन सा स्टाइल, कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया अपनी बात को बताने के लिए। जैसे हो गया प्रॉब्लम सोल्यूशन, जैसे हो गया
कॉज एंड इफेक्ट, जैसे हो गया कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, फिर हो गया डिस्क्रिप्शन, फिर हो गया सीक्वेंस या ऑर्डर। तो इस तरह करके हमने काफी सारे मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो 6 टेक्निक अलग अलग देखी थी। तो अगर हम कुछ आइडेंटिफाई कर ले जाते हैं कि क्या इस तरह की कोई बात करी है, क्या इस तरह की बात नहीं करी है, तो उससे भी हम अपना एक लॉजिकल ऑप्शन चूज करके उसको पकड़ के आगे बढ़ सकते हैं। फिर कुछ चीज़ जो इंपॉर्टेंट हो जाती है वो हो जाती है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स हमें मेन हेल्प करते हैं क्या, टोन और स्टाइल आइडेंटिफाई करने में। तो कीवर्ड भी हमको देख के इसमें चलना पड़ता है मोटे तौर पे। फिर क्या आती है बात, फिर बात आती है अवॉइड एक्सट्रीम आंसर्स। देखो, अब जब भी आपने एनालिटिकल रीजनिंग का अगर आपने कभी कुछ पढ़ा है तो उसमें क्या पढ़ा है आपने, एक चीज कि जैसे स्टेटमेंट अजम्पशन है, स्टेटमेंट कंक्लूजन है, तो उसमें अक्सर हम 99% ऑफ टाइम क्या कोशिश करते हैं कि जो एक्सट्रीम आंसर है उसको अवॉइड करें। क्यों? क्योंकि रीजनिंग वाले चीजों में ना एक्सट्रीम आंसर चूज नहीं किया जाता एनालिटिकल रीजनिंग वाले में। अगर आपने पढ़ा है तो नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ कि अक्सर ऐसा क्या होता है कि हम एक्सट्रीम आंसर को अवॉइड कर दे जाते हैं। बट ऐसा 100% भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं हम लोग इस वाले केस में, क्योंकि हो सकता है कि वो लॉजिकल फ्लो बैठा ले जाए और ऑप्शन एलिमिनेशन से हमें एक ही ऑप्शन बचाए। ठीक है, तो एक होता है कि हम एक्सट्रीम आंसर को अवॉइड करते हैं, होल्ड पे रख के देख सकते हैं अगर हमारा थीम टोन सब मैच कर रहा है, बट फिर भी हम मोस्टली केस में अवॉइड कर देते हैं। फिर बात आता है एलिमिनेशन। अच्छा, एक्सट्रीम आंसर क्या होता है, ऑलवेज, ठीक है, नेवर, तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं ना इनको हम एक्सट्रीम आंसर्स कहते हैं। फिर बात आती है एलिमिनेशन। जितने भी स्टेप लगा लो, जितने भी अप्रोच लगा लो, ABCDEFGH, मतलब दुनिया जहां की बुद्धि लगा लो, अल्टीमेटली हमें करना क्या है, हमें करना है एलिमिनेशन। क्यों? क्योंकि हमारे पास एग्जाम में है 4 ऑप्शन, और 4 ऑप्शन है वो हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है कि देखो भाई हम 4 हैं, हम 4 में से एक ही है जो आपके लिए है, बाकी हम 3 आपको नेगेटिव मार्क्स दिलवा देंगे। तो ऑप्शन ही हमारा ग्रेटेस्ट हिंट बन जाता है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो अगर ऑप्शन एलिमिनेशन सीख जाते हो तो आपको और हेल्प हो जाती है। और ऑप्शन एलिमिनेशन में आपको वही सारी टेक्निक हेल्प करेगी जो आपको PQRS में हमने डिस्कस करके रखा हुआ है एलिमिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने में, जैसे नाउन रेफरेंसेस, प्रोनाउन रेफरेंसेस, ट्रांजिशन सेंटेंसेस, इस तरह की अलग अलग चीजें जो होती हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और फिर क्या लिखा है यहाँ पे, एंड वी लर्न एज वी गो। इसका ये मतलब है कि जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाओगे आप खुद भी नेचुरली अपनी एक पर्सनल टेक्निक डेवलप कर पाओगे कि इस तरह से जब मैं सॉल्व करता हूं तो मैं एक कॉन्फिडेंट अटेम्प्ट कर पाता हूं। तो हम लोग उसके बारे में देख लेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ये क्वेश्चन इसलिए डाला है जैसे कि आप समझ पाओ कि लॉजिकल फ्लो मेंटेन कैसे किया जाता है। केवल 2 लाइन है यहाँ पे। पहली लाइन से हमें थोड़ा सा पता चलेगा क्या कहना चाह रहा है, और दूसरी लाइन में ही एक पार्ट है जो गायब कर दिया गया है जिसको हमें भरना होगा। पहले कह रहा है कि पॉलिटिकल पावर इज जस्ट एज परमानेंट एज टुडेज न्यूज़पेपर, कि जो पॉलिटिक्स में जो पावर मिलती है वो उतनी ही परमानेंट है जितनी परमानेंट आज का न्यूज़पेपर है ना। इतनी मोटी भी बात समझ लो। आगे देखो, 10 years डाउन द लाइन डैश द मोस्ट पावरफुल मैन इन एनी स्टेट टुडे। आज से 10 साल बाद द मोस्ट पावरफुल मैन इन एनी स्टेट टुडे, कि आज की तारीख में जो सबसे पावरफुल मैन है उसके बारे में कुछ कहना यहाँ पे चाह रहा है। अब अगर हम ये बात करें कि जब परमानेंसी की बात होती है और न्यूज़पेपर यहाँ पे जब मेंशन्ड है, तो आप इस बात से क्या समझोगे कि हमने आज जो न्यूज़पेपर में पढ़ा है, जो ओवरऑल न्यूज़ देखी है, हमें क्या 10 साल बाद याद रहेगा? हमें नहीं रहेगा। तो मोटा मोटा यही कहना चाह रहा है कि 10 साल बाद क्या होगा कि जो मोस्ट पावरफुल मैन है, काफी स्ट्रॉन्ग चांस है कि हमें उतना याद भी ना रहे, हम उसका वजूद भी ना दें, कि आज की तारीख में कौन पावरफुल है 10 साल बाद हमें नहीं मैटर करेगा, हो सकता है। तो पहले कह रहा है हु केयर्स द मोस्ट पावरफुल मैन इन एनी स्टेट टुडे। ठीक है, अच्छा हु केयर्स है, ठीक है, कोई केयर नहीं करेगा, तो हम एक बार उसको रोक के रख लेते हैं। एवरीवन विल रिमेंबर व्हाट वाज रिटन इन टुडेज न्यूज़पेपर। हर कोई याद रखेगा 10 साल बाद कि आज के अखबार में क्या लिखा था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एकदम कॉन्ट्रेरी हो गया। क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर लिखा हुआ लोग भूल जाते हैं क्या हुआ बाद में। फ्यू विल नो और केयर अबाउट द मोस्ट पावरफुल मैन इन एनी स्टेट टुडे। कुछ ही लोग हैं जिनको याद होगा और वो उस चीज को केयर करेंगे, उस चीज को याद रखेंगे कि कौन सबसे पावरफुल मैन है किसी भी स्टेट में आज की तारीख में। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग आंसर निकल के आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम पॉलिटिकल पावर के परमानेंस की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे कह रहा है कि वो उतना ही परमानेंट है जितना न्यूज़पेपर आज की तारीख का है। तो ये हमें अच्छा आंसर लग रहा है। When a lot of water will have passed under the bridge, who will care? आज से 10 साल बाद जब बहुत सारा पानी ब्रिज के नीचे से निकल जाएगा तो कौन केयर करेगा कि कौन पावरफुल है। अब वाटर हैव पास्ड अंडर द ब्रिज का मतलब एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है कि वाटर हैज पास्ड अंडर द ब्रिज, मतलब जो भी आपका मैटर था वो क्लियर हो गया है और
सब चीज ठीक है, द वाटर हैज पास्ड अंडर द ब्रिज, तो ये भी हमें एक लॉजिकल फ्लो मेंटेन करने में हेल्प नहीं कर रहा है। अब बात आती है हु केयर्स और फ्यू विल नो और केयर अबाउट। अब एक सिंपल से बात बताओ, दो सेंटेंस है आपके पास, ठीक है, एक है बड़ा रैंडम सा कि कौन ही याद रखेगा, और फिर ये है कि कुछ लोग याद रखेंगे या फिर केयर करेंगे कि कौन था। तो ज्यादा सटीक आंसर कौन सा बैठेगा, ये ज्यादा अच्छा है, ज्यादा फॉर्मल है, ज्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में लिखा हुआ है, तो हम इसको पकड़ के चलेंगे और हम इसको मार्क कर देंगे। तो आंसर हमारा 3 हो जाएगा और 1 नहीं होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट, अब इसको थोड़ा सा और हम बड़ा क्वेश्चन में देखते हैं कैसे लॉजिकल फ्लो मेंटेन करना है और ऑप्शन में कैसे पकड़ के चलना है। द ऑडियंसेस फॉर क्रॉसवर्ड्स एंड सुडोकू अंडरस्टैंडेबली ओवरलैप ग्रेटली बट देयर आर डिफरेंसेस टू। जो ऑडियंस है क्रॉसवर्ड की और सुडोकू की, सुडोकू तो आप जानते हो ना, एक गेम होता है जो खेला जाता है, वैसे ही क्रॉसवर्ड भी अखबार में आता है, उसको भी आप फिल करते हो वर्ड्स। तो वो जो है उसका जो ऑडियंस है वो ओवरलैप कर दी, यानी जो लोग क्रॉसवर्ड खेलते हैं उसमें से कुछ लोग सुडोकू भी खेलते हैं। बट देयर आर डिफरेंसेस टू, बट उस गेम में डिफरेंसेस भी हैं। अ क्रॉसवर्ड अट्रैक्ट्स अ मोर लिटरेरी पर्सन वाइल सुडोकू अपील्स टू अ कीनली लॉजिकल माइंड। क्रॉसवर्ड जो है वो उसको अट्रैक्ट करता है जो लिटरेरी पर्सन, जिसको लिटरेचर पढ़ना पसंद है, थोड़ा लर्नर टाइप का आदमी होते हैं, उनको पसंद है। बट सुडोकू जो है वो उन्हीं को इंटरेस्ट देता है जिनका लॉजिकल माइंड, जिनको लॉजिक लगाने में बड़ी मजा आती है, तर्क लगाने में मजा आता है। सम क्रॉसवर्ड एंथुजियास्ट्स टर्न अप देयर नोजेस एट सुडोकू बिकॉज दे फील इट लैक्स डेप्थ। कुछ क्रॉसवर्ड के जो एंथुजियास्ट है, जिनको लगाने में मजा आता है क्रॉसवर्ड, वो क्या करते हैं, वो हीन भावना से देखते हैं सुडोकू को, क्योंकि उनको लगता है कि उसमें गहराई की कमी है। A good crossword requires vocabulary, knowledge, mental flexibility and sometimes even a sense of humor to complete. अच्छा क्रॉसवर्ड जो होता है उसमें हमें वोकेबलरी की जरूरत होती है, नॉलेज की जरूरत होती है, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत होती है, और कभी कभी सेंस ऑफ ह्यूमर की भी जरूरत होती है। इट टचेस न्यूमरस एरियाज ऑफ लाइफ एंड प्रोवाइड्स एन आहा और टू अलोंग द वे। वो जो है जिंदगी के अलग अलग पहलुओं को छू के सॉल्व करने में हमें हेल्प करता है, और कभी कभी आहा मोमेंट भी हमें मिल जाता है उसको सॉल्व करते समय। ठीक है, तो हमने देखा कि पहले सेंटेंस में बताया कि डिफरेंसेस के बारे में बात करने जा रहे हैं सुडोकू के, पहले लाइन में बताया कि इसमें ये डिफरेंस है, फिर क्रॉसवर्ड के बारे में बताया कि ये डिफरेंस है कि क्रॉसवर्ड में और सुडोकू, क्रॉसवर्ड लगाने वाले सुडोकू को हीन भावना से देखते हैं, फिर बताया कि क्रॉसवर्ड में क्या क्या जरूरत होता है और उसको बताया कि कैसे सॉल्व किया जाता है। अब आखिरी लाइन हमें लिखनी है। अब देखो सब में सुडोकू लिखा हुआ है, हमें ये दिखाई दे रहा है कि यानी कि अब जो बात होने जा रही है वो सुडोकू के बारे में बात होने जा रही है। यानी कि जब हम डिफरेंसेस के बारे में बात शुरू किया था हमने, और हम उसको कंटिन्यू रख रहे हैं, तो अभी भी हम वही चीज कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा टेक्निक जो राइटिंग स्टाइल है अभी भी कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट ही चल रहा है। हम सुडोकू 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 चारों जगह लिखा है, तो उसमें अब क्या कंपेयर कर रहे हैं ये जरूरी हो जाएगा। सुडोकू इंसिडेंटली इज ग्रोइंग फास्टर इन पॉपुलैरिटी देन क्रॉसवर्ड्स इवन अमंग द लिटरेटी। सुडोकू जो है बहुत तेज पॉपुलैरिटी ग्रो हो रही है, किससे, क्रॉसवर्ड के कंपैरिजन में, इवन अमंग द लिटरेटी, और लिटरेरी पर्सन में भी। अब ये देखो बात भले ही जितनी भी सही हो गलत हो, बट ये जो है ये कंपेयर नहीं कर पा रहा हमारे आखिरी के एक दो स्टेटमेंट, जैसे ये वाला था कि जो अच्छा क्रॉसवर्ड होता है उसको वोकैबुलरी चाहिए, नॉलेज चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो हम इस वाले को एक बार होल्ड पे रख देंगे, बट हम इसको फाइनल नहीं करेंगे। सुडोकू ऑन द अदर हैंड कैन बी अटेम्प्टेड एंड एंजॉयड इवन बाय चिल्ड्रन। अब यहां कह रहे सुडोकू को बच्चा भी एंजॉय कर सकता है। अब देखो क्या ये सिंक में बैठ रहा है, यहां कह रहा है कि सुडोकू जो है, सॉरी क्रॉसवर्ड जो है उसमें ये चीज चाहिए होती है, यानी नॉलेज, वोकैबुलरी, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी, और दूसरी तरफ सुडोकू जो है चिल्ड्रन भी एंजॉय कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा अजीब सा हो गया, यहाँ पे बड़े होने और छोटे होने की बात तो करी नहीं जा रही है, तो हम इसको अभी अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है सुडोकू हाउएवर इज नॉट एक्साइटिंग इन एनी सेंस ऑफ द टर्म। अब ये कहा कि हाउएवर यानी कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, बट बोल रहा है, तो जब यहाँ पे एक्साइटमेंट की बात करी है, बोला नॉट एक्साइटिंग, बट इट इज नॉट एक्साइटिंग, यानी कुछ और एक्साइटिंग होगा। तो क्रॉसवर्ड के बारे में एक्साइटमेंट की बात नहीं करी गई है, बस बोला है कि इसमें अलग अलग चीज चाहिए होती है, कभी कभी आहा मोमेंट प्रोवाइड कर देता है बस। तो हम इस चीज से इसको पैरामीटर में चेक नहीं कर पाएंगे। सुडोकू ऑन द अदर हैंड इज जस्ट अ लॉजिकल एक्सरसाइज, ईच वन सिमिलर टू द लास्ट। ये वाला ध्यान से पढ़ना कि सुडोकू के बारे में बताया, पहले क्रॉसवर्ड बताया, उसमें क्या क्या चाहिए होता है, वोकैब, नॉलेज, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी और सेंस ऑफ ह्यूमर। फिर यहां बताया सुडोकू में क्या चाहिए होता है, एक बस लॉजिकल एक्सरसाइज है जो कि पिछले वाले से काफी सिमिलर हो जाती है। तो इस वाले को हम होल्ड पे रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं,
क्योंकि रीसेंट के जो लास्ट सेंटेंस है उसके सिंक में है। पहली चीज, जो पहला वाला हमने पकड़ा था कि सुडोकू इंसिडेंटली इज ग्रोइंग फास्टर इन पॉपुलैरिटी देन क्रॉसवर्ड्स इवन अमंग द लिटरेटी। अब ये क्या हुआ ना, ये लिटरेटी वाली बात हम पहले ही शुरू करके खत्म कर चुके हैं। स्टार्टिंग का सेकंड सेंटेंस कि क्रॉसवर्ड जो है लिटरेरी पर्सन को अट्रैक्ट करता है और सुडोकू जो है लॉजिकल माइंड को अट्रैक्ट करता है। तो जब हमने वहां पे कंपैरिजन खत्म कर दिया और उसके बाद हमने इसको छुआ ही नहीं और इस बात से भी नेगेट कर दिया कि सुडोकू को हीन भावना से लोग देखते हैं, तो ये जो बात है पहला सेंटेंस, ये हमारे पैसेज के टोन से थोड़ी डिफरेंट चली जा रही है। हम कह रहे हैं कि डिफरेंसेस हैं और हम यहाँ पे क्या कह दे रहे हैं कि अब देखो अब इसमें भी ऐसा होने लगा है, तो टोन चेंज हो जा रही है, तो हम इस वाले को हटा देंगे। तो डी ऑप्शन हमारा परफेक्टली सही हमारा हो जाता है। हो रहा होगा थोड़ा आपको कंफ्यूजन इन दोनों सवाल को लगा के, बट बिल्कुल घबराओ मत, क्योंकि एसएससी ने इतना डिफिकल्ट सवाल नहीं पूछना है। जितना भी मैंने अभी तक असेसमेंट किया, 30-40 सवाल देखा, तो मुझे उसमें यही समझ में आया कि एसएससी आपको ऑप्शन आसान दे देता है। मैं इन दोनों सवाल से ये कोशिश कर रहा हूं कि देखो लॉजिकल चेन ऑफ थॉट जो हमारा है, लॉजिकल फ्लो जो है, वो मेंटेन करते हुए हम आंसर की तरफ कैसे आ रहे हैं। तो मेरी यहाँ पे ये कोशिश चल रही है। चलो अब एसएससी का दिया हुआ सवाल लगा के देखते हैं, ठीक है। यहाँ क्या कह रहा है, इन द इवनिंग अ विंड फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट sprang up and the flakes rushed hither and thither in furious melee. Around the great fire we sat and told merry tales and frolicked and quite forgot that we were in the midst of a desolate solitude, shut in from all communication from the outside world. But यानी कॉन्ट्रास्टिंग बात होगी, ड्यूरिंग द नाइट डैश। अब सीधा बोल दिया कि रात में जो भी हुआ उसका उल्टा हो रहा है। इतना क्लियर है। अब हिंदी में समझो क्या कह रहा है कि शाम के वक्त विंड जो है नॉर्थ ईस्ट की वो एकदम से आ जाती है, जितने भी फ्लेक्स हैं वो इधर उधर उड़ने लग जाते हैं बहुत ही जोरों शोरों से, फ्यूरियस तरीके से। और अराउंड द ग्रेट फायर यानी बॉन फायर जलाते होंगे, दूसरों को कहानियां सुनाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो उसमें वो भूल जाते हैं कि वो एकदम सन्नाटे जगह पे है और एकदम सुनसान जगह पे है जहां कोई कम्युनिकेशन नहीं है आउटसाइड वर्ल्ड से। तो आखिरी में क्या कह रहा है कि वो भूल जाते हैं कि वो किस जगह पे है। बट रात में क्या होता है, बट रात में ही एविडेंटली रिमेंबर्ड ही वॉज एंगेज टू मी एज ही रैन बैक टू हग मी। अब ये बताओ, ही है प्रोनाउन। अगर प्रोनाउन है तो इसका कोई ना कोई तो भाई वो होना चाहिए ना, इंट्रोडक्शन आपको पैराग्राफ में। क्या आपको यहाँ पैराग्राफ में कोई इंट्रोडक्शन दिखाई दे रहा है? मुझे नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको हटा दूंगा इमीडिएटली। सिंपल PQRS वाला फंडा, नाउन प्रोनाउन रेफरेंसेस होना चाहिए। वहां पे हम ओपनिंग सेंटेंस ऐसे आइडेंटिफाई करते थे, तो यहाँ पे हम ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इसके बारे में अगर बात हुई है कि नहीं। तो जब इस बारे में बात हुई नहीं है तो इसको हटा दो। We can send black puddings and petty toes without giving them a flavor of our own egoism. देखो दिन में क्या हो रहा है, नहीं शाम को क्या हो रहा है कि हमने कहानियां सुनाया बढ़िया बढ़िया, ठीक है, हम भूल गए कि हम सन्नाटे में हैं। पर रात में हम उनको काली पुडिंग देते हैं और पेटी टोज हो जाता है, कोई खाने पीने की चीज हो, और उनको उनके फ्लेवर, उनके ईगोइज्म का ही फ्लेवर बिना दिए हुए। अब ये बताओ, ये लॉजिकल फ्लो मेंटेन कर रहा है, चेन ऑफ थॉट मेंटेन कर रहा है, जब वो ये कह रहा है कि शाम को हम हंसी मजाक करते हैं और भूल जाते हैं कि सन्नाटे में है, सुनसान जगह पे हैं, और रात को उसका ऑपोजिट बात कहना चाह रहा है, तो ये भी हमारा चेन ऑफ थॉट ब्रेक कर दे रहा है। फिर क्या कह रहा है, द फ्यूरी ऑफ द विंड इंक्रीज्ड टू सच अ डिग्री दैट इट थ्रिल्ड अस विद अ वेग टेरर। अब ये देखो, द फ्यूरी ऑफ द विंड इंक्रीज्ड, विंड की जो फ्यूरी है वो बढ़ गई। क्या पहले बताया है कहीं पे विंड के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है कि विंड बहुत तेज ब्लो होती थी? तो देखो पहला सेंटेंस क्या, इन द इवनिंग अ विंड, कहां से, नॉर्थ ईस्ट sprang up, जिसकी वजह से जो फ्लेक्स है वो इधर उधर सब उड़ने लग जाते हैं बहुत भयंकर तरीके से। और रात में क्या होता है, जो विंड है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये थोड़ा सा हमें हिंट मिला। और किस डिग्री तक बढ़ जाती है, इतनी ज्यादा डिग्री तक बढ़ जाती है कि हम घबरा जाते हैं और हमें दहशत हो जाती है, टेरर हो जाता है। तो क्या होता है कि शाम को सब भूल जाते हैं कि आप सुनसान में हो, और रात में आपको याद आता है कि हम दहशत में हैं। तो हम इस वाले को होल्ड पर रख सकते हैं। रात में हमें याद आता है कि एक इवेजन होता है, और गॉडफ्रे वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ लाइंग। अब गॉडफ्रे के बारे में कुछ बात पता नहीं है, कोई इवेजन के बारे में कोई बात पता नहीं है, तो ये भी एकदम ही हमारा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाता है। तो हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है जो है 3। तो इस तरह के ऑप्शंस एसएससी ने दिए हैं। देखो इसमें एकदम ही डिफरेंट है। मैंने थोड़ा डिफिकल्ट डिस्कस किया था दिखाने के लिए किस तरह से चीजें हो सकता है एस्केलेट होकर बढ़ जाए, बट एसएससी ने प्री लेवल में इस तरह का पूछा है। मेरे हिसाब से एग्जाम में एसएससी अगर देता भी है तो पैराग्राफ का लेंथ बड़ा कर देगा, और 4 में हो सकता है 2 थोड़ा सा सिमिलर कर दे जिसको आसानी से एलिमिनेट ना कर पाओ। इससे ज्यादा एसएससी नहीं करेगा मेंस में।
कंप्यूटर्स हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। कंप्यूटर जो है हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गए हैं। दे असिस्ट अस इन वेरियस टास्क फ्रॉम सिंपल कैलकुलेशंस टू कॉम्प्लेक्स डेटा एनालिसिस। द इंटरनेट, अ वास्ट नेटवर्क ऑफ interconnected computers has revolutionized the way we communicate and access information। कंप्यूटर जो है हमें असिस्ट करते हैं अलग अलग काम में, जैसे कि कैलकुलेशन कर लो या फिर डेटा एनालिसिस कर लो। और जो इंटरनेट है, जो कि बेसिकली इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर है, उसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया है जिस तरह से हम कम्युनिकेट करते हैं और इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं। फिर एक बीच में सेंटेंस है जो हमें भरना है। फिर कह रहा है हाउएवर इट इज द सेम टेक्नोलॉजी दैट हैज आल्सो ब्रॉट अबाउट कंसर्न्स रिगार्डिंग डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। तो यही टेक्नोलॉजी है जिसने हमें थोड़ा सा कंसर्न रेज कर दिया है, थोड़ा सा सचेत रहने को कहा है कि आप डेटा प्राइवेसी सिक्योरिटी के रिगार्डिंग आप थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट हो जाइए। ठीक, इतनी बात हो गई है, यानी मोटा मोटा कंप्यूटर के बारे में बात हुई है और टेक्नोलॉजी के बारे में बात हुई है। ठीक है, अब देखो, पीपल नाउ प्रेफर यूजिंग स्मार्टफोन्स इंस्टेड ऑफ कंप्यूटर्स। अब लोगों को स्मार्टफोन यूज करना पसंद है कंप्यूटर की जगह। ये बात अगर हम तब बोल रहे होते जब हम ये कह रहे होते कि कंप्यूटर अब उतना स्ट्रांगली लोग यूज नहीं करते हैं, उसकी रेलेवेंस खत्म हो रही है, बहुत बड़ा हो गया है, इतना बड़ा कंप्यूटर कौन चलाता है, जिसकी वजह से अब लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ कंप्यूटर, तब तो लॉजिकल फ्लो बैठा था। समझ रहे हो मेरी बात? बट यहाँ पे क्या, यहाँ तो कंप्यूटर की तारीफ कर रहे थे, अभी तक तारीफ कर रहे थे, और हम टेक्नोलॉजी की हमने बुराई करी आखिरी सेंटेंस में। तो ये थोड़ा सा अटपटा हो गया, लॉजिकल फ्लो मेंटेन नहीं कर रहा है इस बीच में। बिल गेट्स इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। अब देखो, बिल गेट्स इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। इस सेंटेंस में मेन जिसके बारे में बात हो रही है, बिल गेट्स के बारे में बात हो रही है। तो इस सेंटेंस में बिल गेट्स का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। ठीक है, जिसका इंट्रोडक्शन किसी सेंटेंस में दिया जा रहा है, पैसे के बीच में है, तो हम उतना एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन ये जो है ना, फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, हमें तो इसका कोई पीछे से ना हिंट मिला है ना सिर पैर मिला है, बीच में घुसा दिया एक रैंडम इन्फॉर्मेशन माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। ये कहता कि कंप्यूटर को किसी ने इनोवेट किया, कुछ करता तब तो एक बार को वजूद देते इस बात को। बट ये अटपटी सी चीज कि बिल गेट जो है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का फाउंडर है, इससे कोई लेना देना नहीं है हमारे इस पैसेज का। फिर इट हैज ओपनड एन एरे ऑफ ऑप्शंस व्हिच ऑलमोस्ट सीम्स लाइक अ न्यू वर्ल्ड। इंडीड द टेक्नोलॉजी इज अ ट्रू रेवोल्यूशन। अब मुझे इसमें बहुत सारी हिंट दिखाई देती है। पहली, इट क्या है यहाँ पे? इट जो है कंप्यूटर हो सकता है और इंटरनेट हो सकता है। अब बोल रहा है इट यानी इंटरनेट या फिर कंप्यूटर हैज ओपनड एन एरे ऑफ ऑप्शंस व्हिच ऑलमोस्ट सीम्स लाइक अ न्यू वर्ल्ड। तो मोस्ट प्रोबेबली ये इंटरनेट के बारे में ही बात कर रहा है, क्योंकि इंटरनेट के बारे में लास्ट सेंटेंस में बात हुई थी। और कह रहा है टेक्नोलॉजी इज अ ट्रू रेवोल्यूशन। ये रेवोल्यूशन के बारे में बात हुई है क्या, कि इंटरनेट ने क्या किया, रेवोल्यूशनाइज कर दिया है द वे वी कम्युनिकेट एंड एक्सेस इन्फॉर्मेशन। तो रेवोल्यूशन के बारे में बात हुई है, तो ये हम होल्ड पर रख सकते हैं। और एक बार आप इसको बैठा के पढ़ के भी देख लो तो भी आपको लॉजिकली फिट बैठेगा। कंप्यूटर्स हैव इवॉल्व्ड सिग्निफिकेंटली सिंस देयर इन्वेंशन। कंप्यूटर जो है ऑलरेडी इवॉल्व हो चुके हैं, यानी कि इस पैराग्राफ के पहले अगर ये बात करी जाती, मतलब इस पैराग्राफ के स्टार्टिंग में, तब हमको समझ में आता है कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा बात हो रही है। बट हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे वो सिंपल टास्क भी कर दे रहा है, कॉम्प्लेक्स टास्क भी कर दे रहा है, उसके बाद ये बात बोलना थोड़ा लॉजिकली फिट नहीं बैठता है, तो हम इस वाले को हटा देंगे। तो अल्टीमेटली हमारा ये ऑप्शन फुलफिल हो जाता है। मान लो एग्जाम में आपको इन दोनों में कंफ्यूज हो और आपको दोनों ही सही लग रहा है, तो ज्यादा एप्ट कौन सा है? यहाँ पे आपको इट भी मिल रहा है, यहाँ पे रेवोल्यूशन भी मिल रहा है, ज्यादा हिंट मिल रही है आपको। तो ज्यादा जहां हिंट मिल जाए आपको, उसको आप पकड़ के मार्क करके आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज नहीं है ये पैराग्राफ कंप्लीशन। अगर आप PQRS नॉर्मल तरह से प्रैक्टिस कर रहे हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की रीडिंग, पैसेज रीडिंग अगर आप डेली कर रहे हो, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एलिमिनेशन से मेरे हिसाब से आराम से सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हो। और इसका मैं PDF आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप देख लेना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।